पहले ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स का एक आयोजन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था और इस बार ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर के इस भव्य आयोजन के साथ देश भर के पुलिस बलों के जवानों अधिकारियों को एक बार फिर से आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेल कूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेल कूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेल कूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही है। हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है और वर्तमान में पेरिस में चल रहे पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरा ओलंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और अपने देश का लोहा वहां मनाने का काम भी किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह दृश्य हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी प्रस्तुत करता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है।
देश भर के पुलिस बलों के जवान, केंद्रीय पुलिस बलों के जवान और उनके अधिकारी इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने, अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ साथ जीवन में उतार चढ़ाव के हर एक मोड़ पर जीते तो अति प्रफुल्लित होकर के अन्यों के जीवन में बाधा पैदा करने की जो कुत्सित चेष्टाएं होती हैं उसको रोकने का एक सामर्थ्य देता है। तो अगर किन्हीं कारणों से सफलता नहीं प्राप्त हुई तो शालीनता के साथ उसको स्वीकार करने का भी एक सामर्थ्य हर एक खिलाड़ी के अंदर पैदा करता है। जीवन इसी से चलता है। बहुत बार पराजय भी हमारी उससे बड़ी जीत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और आज जब यहां पे ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग 2024 के इस आयोजन का उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर देश भर से आए हुए पुलिस कार्मिकों का यही आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाने का पुलिस अपने इन गुरुतर दायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करती है। लेकिन इस सब के बावजूद अन्य ऐसी गतिविधियां जो समाज को जोड़ती हो, एक दूसरे के मन में विश्वास पैदा करती हो, उन आयोजनों के साथ जुड़ना उतना ही रचनात्मक है। और इसीलिए केवल पुलिसिंग ही नहीं बल्कि हमें अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ ही उत्तर प्रदेश ने खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने एक खेल नीति भी बनाई। ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है, उन्हें सीधे भर्ती के साथ जोड़ा है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल को एक नई गति देने में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान, 825 विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और 75 जनपदों में स्टेडियम निर्माण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने वाला राज्य है। और आज जब यह खेल कूद के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रेसलिंग के क्षेत्र में अनेक देश भर से आए हुए आप सभी पुलिस जनों के द्वारा अपने अपने प्रदर्शन को यहां पे देश भर के आए हुए जवानों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि पूरा देश आज यहां पर आकर के ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रतिभाग करके उत्तर प्रदेश को इस आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए डीजी एसएसबी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि नाम भले अलग अलग हो सकते हो, कार्य हम सबका एक है, मिशन एक है, और वह है कि भारत की सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च मायने रखती है। एसएसबी, भारत नेपाल सीमा हो
या भारत भूटान सीमा, वहां पर इन देशों के साथ भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को कोई आंच आए बगैर इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 550 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भाग लेती है। एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा का गुरुतर दायित्व हम एक साथ निभाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र के आम जन का विश्वास भी अर्जित करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ कहीं कोई खरोंच भी नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ बेहतरीन तालमेल के माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो अनेक रचनात्मक गतिविधियों को भी वहां पर उस क्षेत्र के वासियों के लिए एसएसबी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब एसएसबी के द्वारा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है। इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने वाली सभी टीमों का, जो भी अधिकारीगण उस टीम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश में उपस्थित हुए हैं, उन सब का मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4-5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के माध्यम से न केवल पुलिस के अन्य जवानों को बल्कि अन्य युवाओं को भी इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय, आपके ये आशीर्वचन सदैव हमारा मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाइव आप सुन रहे थे। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर इस साल की बरसात में यूपीसीएल को करीब 130 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस साल की बरसात में यूपीसीएल को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें 100 करोड़ का नुकसान अकेले केदारनाथ धाम का सामने आया है। नुकसान की भरपाई के लिए भेजा आपदा प्रबंधन को लेटर। आपदा प्रबंधन से भरपाई नहीं हुई तो जनता पर आने वाले टैरिफ में ये जुड़ेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरसात की वजह से जो नुकसान हुआ है यूपीसीएल को 130 करोड़ का ये नुकसान बताया जा रहा है और ग्राहकों से ही इसकी भरपाई की जाएगी। इस पूरे नुकसान की भरपाई, दरअसल आपदाओं में 130 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। सत्येंद्र बर्तवाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। सत्येंद्र, कह सकते हैं कि अब ये जो नुकसान हुआ है इसका सीधा असर जनता पर पड़ने वाला है और ग्राहकों से इसकी भरपाई की जाएगी। कह सकते हैं कि प्रेशर अब इसका सीधा पड़ेगा आम लोगों पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि आम जनता का साथ इसलिए राइट होता है क्योंकि यूपीसीएल में कोई भी नुकसान होता है या यूपीसीएल का कोई भी बिजली की को खरीद करता है तो उसका सीधे सीधे असर आम जनता पर पड़ता है। ऐसा ही ये असर भी देखने को मिलेगा क्योंकि करीब इस जो आपदा आई है, इस अलग अलग जगह चाहे हम घनसाली की आपदा कहें, सितारगंज की कहें या केदारनाथ के रास्तों में जो आई आपदा के कारण यूपीसीएल के करीब 130 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कि कई जो यूपीसीएल की लाइनें टूट गई, कई खंभे, कई ट्रांसफार्मर बह गए, जिसके कारण उनको 130 करोड़ का ये पूरा नुकसान का आंकलन अभी तक देखा गया है। और वहीं यूपीसीएल ने इसकी एक रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भी दी है। अगर आपदा प्रबंधन से ये भुगतान नहीं होता तो इसका सीधा असर अब आने वाले साल यानी कि 2024-25 का जो टैरिफ बनेगा उसमें आम जनता के ऊपर देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चमोली के पंगनो गांव में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ। बारिश की वजह से गांव के ऊपर से मलबा आ रहा है और भूस्खलन की वजह से 60 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। कई लोग घर छोड़कर जा चुके हैं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। और वहीं राहत बचाव कार्य के लिए प्रशासन की टीम पंगनो जाएगी। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत भूस्खलन का सर्वे पर आई संयुक्त टीम सर्वे पूरा करके वापस लौट गई है।
वरुणावत पर्वत के सर्वे के लिए आए वैज्ञानिकों ने यहां पर हो रहे भूस्खलन को बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं माना है, लेकिन जो परिस्थितियां यहां पर बन रही है उससे सचेत रहने की जरूरत है और समय रहते सुरक्षा उपाय करने का भी सुझाव दिया गया है। भूस्खलन क्षेत्र के सर्वे के बाद विशेषज्ञों ने वरुणावत टाप पर पहले किए गए ट्रीटमेंट कार्य की मॉनिटरिंग, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और झाड़ियों को हटाना जरूरी बताया है। उत्तरकाशी शहर के बीच में जो गोपियारा क्षेत्र से जो भूस्खलन हो रहा था उसका जिला स्तर से जो रिक्वेस्ट की थी उसके क्रम में टीएचडीसी, जीएसआई तथा यूएलएलएमसी की टीम द्वारा उसका निरीक्षण किया गया है 2 दिनों में और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत तत्संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में रविवार को हुई बारिश की वजह से शहर पानी पानी हो गया है। सड़कों पर बारिश का पानी बहने से एक कार बरसाती पानी में फंस गई और नाव की तरह तैरने लगी। गनीमत यह रही कि पास ही में रहने वाला एक परिवार देवदूत बनकर आया और कार में सवार बच्ची को तुरंत सुरक्षित निकाल लिया गया। आसपास मौजूद लोगों ने घटना को कैमरे में कैद कर लिया है। हल्द्वानी से सटे पहाड़ी इलाकों में रविवार शाम को जबरदस्त बारिश हुई, जिसके चलते शहर के बीच से बहने वाले बरसाती नाले उफान पर आ गए। रसिया नाले के बहाव में तो प्रेमपुर लोसियानी इलाके में एक ई रिक्शा और स्कूटी सवार बहते बहते बचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत ये रही कि ई रिक्शा और स्कूटी में सवार लोगों की जान बाल बाल बच गई। बागेश्वर में कपकोट कर्मी बदियाकोट वाली सड़क बंद है। यहां पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। लगातार पहाड़ी दरकने की वजह से प्रशासन की टीम को सड़क खोलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शनिवार को यहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ था और तभी से सड़क बंद है। फिलहाल प्रशासन की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है, लेकिन पहाड़ी से रुक रुक कर पत्थर भी लगातार गिर रहे हैं। श्रीनगर में बांसवाड़ा के पास एक तेज रफ्तार कार की खड़े हुए पिकअप से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार सवार घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी लोग सुरक्षित हैं और बताया जा रहा है कि कार सवार बद्रीनाथ के दर्शन कर वापस लौट रहे कार सवार रात में करीब 1:30 बजे कार पिकअप से अचानक टकरा गई और यह हादसा हो गया। रुद्रप्रयाग में पिछले महीने केदार घाटी में आई आपदा के चलते सोनप्रयाग और गौरीकुंड के नीचे हाईवे को कई जगहों पर नुकसान हुआ है। हालांकि अब छोटी गाड़ियों के लिए सड़क को खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी सड़क पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं नेशनल हाईवे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी सड़क पूरी तरह से सही नहीं हुई है। मानसून के बाद ही रोड को दुरुस्त किया जाएगा। उत्तरकाशी के सुनकुंडी गांव में भालू ने एक महिला पर अटैक कर दिया और ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद भालू महिला को छोड़कर भाग गया। लोगों ने गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से महिला को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घास काटने गई थी, जहां पर महिला पर अटैक कर दिया गया भालू की तरफ से। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज रुद्रपुर में खराब कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन में करण माहरा, हरीश रावत, यशपाल आर्या, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और तिलकराज बेहड़ शामिल होंगे। कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। पौड़ी सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे। सोमवार को कोटद्वार पहुंचकर सांसद बलूनी ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। सांसद बलूनी ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए कोटद्वार दुगड्डा हाईवे का निरीक्षण किया और अधिकारियों को वैकल्पिक उपाय खोजने के लिए प्रस्ताव बनाने को कहा।
रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 40 कारतूसों के साथ गिरफ्तारी ने बीजेपी को असहज कर दिया है, तो कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया। बीजेपी नेता पार्टी में अनुशासन की जितनी भी बात कहे, लेकिन पिछले कुछ समय में हुई घटनाओं ने पोल खोल दी है। विपक्ष के हंगामे के बीच पार्टी को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा। पिछले 2 साल में पार्टी अपने 6 से ज्यादा ऐसे नेताओं को निष्कासित कर चुकी है, जिनका या फिर उनके परिजनों का नाम किसी आपराधिक मामलों में आया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, जिसमें बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित पर हत्या का आरोप लगा। वहीं हरिद्वार पेपर लीक मामले में बीजेपी नेता संजय धारीवाल का नाम सामने आया। साथ ही चंपावत में बीजेपी मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर रेप का आरोप लगा। तो वहीं हरिद्वार में बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी पर लड़की की रेप के बाद हत्या का आरोप लगा। अल्मोड़ा में मंडल अध्यक्ष भागवत बोरा को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी में बीजेपी नेता और दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर महिला से रेप का आरोप लगा है। वहीं एक और ताजा मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई कारतूस के साथ अरेस्ट हुआ है। कि जब से कानून आए, कानून के प्रति भय का वातावरण तो बना ही है, लेकिन जब इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं तो जो अपराधी पकड़े जाते हैं, बहुत से अपराधी इस दिशा में, इन सब चीजों में दोषी सिद्ध भी होते हैं। किसी के गलत काम से हम अपने कामों पर पर्दा डालें, ये भी संभव नहीं है। तो हमने बाकायदा, मैंने अभी सदस्यता का अभियान चल रहा है और मैंने सभी जिलों को के जो हमारे सदस्यता के प्रभारी हैं उनसे कहा भी है कि अगर इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो आज मिस कॉज मेंबर बन भी जाते हैं, उनकी सदस्यता को रोकने का हम लोग करेंगे। इससे कांग्रेस को मुद्दे खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे बैठे बिठाए मुद्दे मिलते रहे। राज्य के अंदर ये हो क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बलात्कार, हत्या के मामले में जिस प्रकार से संलिप्त हैं, इस राज्य में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है और उसमें बड़ा हाथ बीजेपी के लोगों का है, बड़ी भूमिका बीजेपी के लोगों की है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। एक के बाद एक नेताओं की कारगुजारी सामने आने से बीजेपी असहज हो चुकी है। नतीजा, पार्टी के अंदर भी अब बिना जांच पड़ताल के लिए नेताओं की एंट्री, उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने पर असहमति के स्वर तेज होने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में नियुक्तियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। दरअसल जिला ब्लॉक लेवल पर की गई नियुक्तियों को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है। इन पदों पर हाल ही में नियुक्तियां की गई थी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बाकायदा पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि AICC की मंजूरी के बिना ये नियुक्तियां की गई हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार, सहसपुर और चमोली में नए पदाधिकारी बनाए गए थे।